सभी कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर खरीदने का और बेचने का समय सही है तभी म्यूचुअल फंड सही है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक्स म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और उसके बहुत सारे टाइप्स भी जानेंगे। उसके साथ ही रेगुलर और डायरेक्ट ऑप्शन और एसआईपी और लंप सम इन्वेस्टिंग में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें हम और आप जैसे कॉमन निवेशक अपना पैसा जमा करते हैं। वो पैसों को लेके एक फंड मैनेजर जो प्रोफेशनली बहुत एक्सपर्टीज़ है उसको, तो वो अपने स्टॉक्स और बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उन सब में इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न्स देता है। जैसे स्टॉक मार्केट में बजाज फाइनेंस जिसका एक शेयर का भाव है 3100, उसी तरह पेज इंडस्ट्रीज एक कंपनी है स्टॉक मार्केट में जिसका भाव है एक शेयर का 19600, और मारुति सुजुकी तो आपने सुना ही होगा, एक शेयर का भाव है 6400। ये बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन अगर आप एक म्यूचुअल फंड खरीद ले जिनमें ये तीनों कंपनीज के शेयर है तो इनडायरेक्टली आप इन कंपनीज के शेयर्स आप खरीद रहे हो। म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है? इसमें बहुत सारे कॉमन निवेशक हम और आप जैसे अपना पैसा जमा करते हैं एक कॉमन बास्केट में। तो वो बास्केट एक फंड मैनेजर लेता है और उसको अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। वो बॉन्ड्स हो सकता है, वो कंपनीज के शेयर्स में लगा सकता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा सकता है। और उसके बाद जब आप अपना म्यूचुअल फंड का यूनिट्स बेचते हो तभी आपको रिटर्न्स मिलता है। ये सारे म्यूचुअल फंड का एक बेसिक तरीका है जिससे वो काम करती है। आइए जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के क्या क्या हिस्से हैं। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है। वो एक ट्रस्ट के हिसाब से रजिस्टर हुई है, जिससे सारी कंपनीज या तो पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड या ट्रस्ट हो सकती है। उसी तरह म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट हो सकता है। उसके बाद स्पॉन्सर मतलब जैसे एक कंपनी का प्रमोटर होता है, म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर है जो मेन लोग हैं सेबी के पास जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं म्यूचुअल फंड का, और जो अपना सबसे पहला कैपिटल लगाते हैं म्यूचुअल फंड में। एसबीआई म्यूचुअल फंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर है, उसका मतलब एसबीआई उसका प्रमोटर है। तीसरा हम जानेंगे ट्रस्टी कौन है। स्पॉन्सर सेलेक्ट करता है ट्रस्टीज़ को, ताकि बीच बीच में जो सेबी का रेगुलेशंस आते हैं वो सारे रेगुलेशंस को ताकि ये म्यूचुअल फंड फॉलो करें उसकी निगरानी करता है ट्रस्टी। उसके साथ ही ये भी देखता है कि सारे जो निवेशक हैं, जो यूनिट होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है ट्रस्टी। उसके बाद है एएमसी, जो डेली का जो काम चलता है, जो रेगुलर ऑपरेशंस होता है एक कंपनी का, उसको देखने का काम है एएमसी, जो अपॉइंट किए जाते हैं ट्रस्टी के द्वारा। इसमें एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एएमसी का नाम है, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड का एएमसी है। फंड मैनेजर ने तो स्टॉक्स खरीद लिए, लेकिन उसका कस्टोडियन कौन है? उसका कस्टोडी कौन रखता है कि ये सिक्योरिटीज़ का फिजिकल एसेट्स जो भी हैं वो कौन होल्ड करता है? वो कस्टोडियन होता है जो सारे म्यूचुअल फंड के फिजिकल एसेट्स को होल्ड करता है। जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया, ये तीन उसके कस्टोडियन हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के। उसी तरह हर म्यूचुअल फंड के अलग अलग कस्टोडियन हो सकते हैं। उसके बाद आपको जानने का ज़रूरत है आरटीए। आरटीए का मतलब है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। उसका मतलब हर म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उनका एक फोलियो बनता है, और जब भी वो परचेज़ करते हैं उनके यूनिट्स ऐड होते हैं, जब भी वो रिडेम्पशन करते हैं उनके यूनिट्स कम हो जाते हैं। तो ये सब का बैकएंड का काम जो है वो आरटीए संभालता है। उसका मतलब जो इन्वेस्टर का रिकॉर्ड्स है वो आरटीए मेंटेन करता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड में कैम्स और बहुत सारे म्यूचुअल फंड में कैम्स ही आरटीए है। म्यूचुअल फंड को समझने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना होगा कि एनएवी क्या है। एनएवी का मतलब नेट एसेट वैल्यू, या जिसको सरल भाषा में आप जानना चाहोगे तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स का जो भाव है उसे हम एनएवी कहते हैं। हर दिन आप जो परचेज़ करते हो या फिर आप सेलिंग करते हो वो एनएवी पे करते हो। एनएवी टेक्निकली कैसे कैलकुलेट होता है? एनएवी का मतलब है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। उसको हम अगर डिवाइड कर देंगे
नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है तो हमें NAV मिल जाएगा। आप जब भी कोई नया एप्लीकेशन लगाते हो, आपको नया चीज़ खरीदना है, नए स्कीम्स में इन्वेस्ट करने हैं, तो वो NAV पे ही होता है। और 3 बजे से पहले अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म और फंड्स मिल जाता है म्यूचुअल फंड हाउस को, तो उसी दिन का NAV आप पे लागू होता है, नहीं तो वो अगले दिन के NAV में आपका इन्वेस्ट होता है या फिर रिडेम्पशन होता है। तो NAV जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि SIP और लमसम इन्वेस्टिंग क्या है। जब भी आप बैंक जाते हो तो कोई ना कोई RM आपको बैठा के SIP करो सर या मैडम वो कहता है, लेकिन SIP है क्या भाई, वो तो समझा दो। SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है आप रेगुलर ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करते हो। जैसे आप RD रिकरिंग डिपॉजिट हर महीने इन्वेस्ट करते हो, उसी तरह SIP आप हर हफ्ते भी कर सकते हो, हर फोर्टनाइट भी कर सकते हो, मतलब 15 दिन में एक बार भी कर सकते हो, और आप मंथली भी एक बार कर सकते हो। और ये आप लंबे समय तक रखते हो ताकि आपका एक एवरेज प्राइस बने और आपका रिटर्न्स अच्छा आए। वो हो गया SIP। लमसम का मतलब है सिंगल टाइम में आप पूरा पैसा लगा देते हो। जैसे कि आपको कोई बोनस मिला हो या फिर आपको दिवाली बोनस मिला है और आपको वो पैसे लगाने हैं कहीं पे, तो आप जाके म्यूचुअल फंड खरीद देते हो और सारे एक ही साथ एक ही NAV में आप खरीद लेते हो, तो उसे हम कहते हैं लमसम। दोनों के बीच में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है जो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि SIP आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, लमसम आप एक ही बार इन्वेस्ट करते हो। SIP में आपको सारे पैसों के जो आपने डिसाइड किया है कि साल में 5 साल में इतना इन्वेस्ट करना है, वो आप मंथली डिवाइड करके करते हो, आप एक ही साथ पूरा पैसा नहीं लगाते। लेकिन लमसम में आपको जितना भी इन्वेस्ट करना है वो पूरा पैसा एक ही साथ चाहिए। तीसरा, अगर आप SIP करते हो तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है, आपको जो खरीदने का भाव है, वो एवरेज हो जाता है, क्योंकि हर महीने या हर हफ्ते आप अलग अलग प्राइस में खरीदते हो, तो ईजी से आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाता है। लेकिन लमसम में अगर आपने नीचे के NAV में ख़रीदा है और ऊपर के NAV में बेचा है, तभी आपको रिटर्न्स आएंगे। बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं कि वो बहुत हाई NAV पे ख़रीद लेते हैं। जैसे कि आप ये कोरोना के पहले जो टाइमिंग था, जनवरी फरवरी के महीने में बहुत ही अच्छा मार्केट गया था और उसका NAV सारे म्यूचुअल फंड्स का बहुत ही अच्छा था, तो उस वक्त बहुत लोगों ने पैसा लगाया होगा। लेकिन उसके बाद जो क्रैश आया उसमें सबका फंड वैल्यू नीचे चला गया। तो ये टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है लमसम इन्वेस्टमेंट। लेकिन SIP में आपका जो प्राइस है वो एवरेज प्राइस में आप खरीदते हो। हम जानेंगे कि डायरेक्ट और रेगुलर ऑप्शन क्या है और ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन क्या है। सारे म्यूचुअल फंड्स में 2 टाइप ऑफ स्कीम्स हैं, एक है ग्रोथ ऑप्शन, दूसरा है डिविडेंड ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है, जब भी आपको रिटर्न्स मिलता है तो वो फंड मैनेजर वो रिटर्न्स को फिर से वो म्यूचुअल फंड में लगा देता है ताकि NAV का अच्छा ग्रोथ हो, वो ग्रोथ में इन्वेस्ट करता है। लेकिन डिविडेंड ऑप्शन में, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, कभी कभी बीच बीच में उनके प्रॉफिट से, जो स्कीम का जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से कुछ हिस्सा वो इन्वेस्टर्स को ट्रांसफ़र करा देते हैं। उसका मतलब कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स को आ जाता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। उसमें आपको डिविडेंड टैक्स भी भरना पड़ता है। ऊपर से डिविडेंड ऑप्शन में ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में नया इन्वेस्ट करते हो तो आप ग्रोथ ऑप्शन में ही इन्वेस्ट करिए। ग्रोथ में 2 अलग कैटेगरी है और डिविडेंड में भी वही कैटेगरीज है कि रेगुलर और डायरेक्ट ऑप्शन। अगर आप म्यूचुअल फंड हाउस में डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करते हो बिना किसी एडवाइज़र का हेल्प लिए या बिना किसी बैंक के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो उसे हम डायरेक्ट ऑप्शन कहते हैं। उसी तरह अगर आप कोई ब्रोकर के थ्रू करते हो, जैसे कोई बैंक हुआ या फिर पोस्ट ऑफिस हुआ या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र हुआ, किसी ब्रोकर के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसे हम कहते हैं रेगुलर ऑप्शन। रेगुलर ऑप्शन में ब्रोकर कमीशन लेता है आपको इन्वेस्ट कराने के लिए, इसीलिए उसमें NAV थोड़ा सा कम रहता है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट ऑप्शन, जिसमें कोई ब्रोकरेज नहीं होता है, ना ही कोई कमीशन दिया जाता है किसी थर्ड पर्सन को, डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करते हो। आइए जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेजेस क्या हैं। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल मैनेज करता है म्यूचुअल फंड, तो वो प्रोफेशनल नॉलेज अपना अप्लाई करता है अलग अलग सिक्योरिटीज़ या अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स कराने में। दूसरा है आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हो, आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा है,
लेकिन वो कंपनी कल को जाके डूब गया तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट भी पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में वो ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बास्केट है जिसमें अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इसीलिए हो सकता है एक दो कंपनी अच्छा नहीं कर रही हो, लेकिन बाकी कंपनीज अच्छा करके उसको बैलेंस आउट कर देती है। तीसरा है टैक्स डिफरल। उसका मतलब आप जब भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो आप कोई टैक्स नहीं देते हो, जब आप रिडेम्पशन करते हो तभी आप टैक्स देते हो। उसका मतलब अब होल्डिंग करने का कोई भी टैक्स नहीं होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। चौथा चीज़ है, आजकल म्यूचुअल फंड को एक्सेस करना और ट्रैक करना बहुत ही ईजी हो गया है। सारे फंड हाउसेस का अलग अलग ऐप्स है जो आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। आप इमीडिएटली कोई भी वक्त अपना फंड वैल्यू देख सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बेचना है या फिर और ऐड करना है। वो ट्रैक करना बहुत ही ईजी हो गया है आज के इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में। पांचवा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का कि एक रेगुलेटरी कंफर्ट है, क्योंकि सेबी जो कि स्टॉक मार्केट को भी निगरानी करता है, म्यूचुअल फंड्स को भी रेगुलेट करने का ड्यूटी सेबी का है। जैसे हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कुछ न कुछ डीमेरिट हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड के भी कुछ डीमेरिट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसके जो डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ फंड मैनेजर ले सकता है, उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा, जो रिटर्न्स है उसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, नीचे आपने एक सेंटेंस ज़रूर देखा होगा कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। ये ज़रूर लिखता है, और रिस्क एसोसिएटेड है बोल के वो कम्प्लीटली डिक्लेयर कर देते हैं हर म्यूचुअल फंड। तीसरा चीज़ है, कोई इंश्योरेंस कवरेज है नहीं। अगर बिकॉज कोई म्यूचुअल फंड डिफ़ॉल्ट होती है या फिर म्यूचुअल फंड बंद हो जाता है तो निवेशकों को सेव करने के लिए कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की एसेट्स में होता है। इसीलिए कुछ ना कुछ रिस्क हर निवेशकों को सहना पड़ता है। आइए अब हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से फंड्स हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस लिए हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ फंड लिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और बिगिनर्स के लिए है ये वीडियो, इसलिए ये आपको समझने में इजी होगा। जो है ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जैसे ओपन एंडेड का मतलब एकदम खुला, मतलब आप जब भी चाहो इस फंड में लगा सकते हो पैसा और जब भी चाहो इस फंड से आप निकाल सकते हो पैसा, कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। लेकिन क्लोज एंडेड फंड्स में आपका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड है, मतलब इतना पीरियड आपको मिनिमम होल्ड करना है, उसके बाद ही आप बेच सकते हो। जैसे कि बहुत सारे टैक्स सेवर प्लान्स हैं, जैसे बहुत सारे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम हैं जो क्लोज्ड एंडेड फंड्स हैं, उनका मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन रहता है। और बहुत सारे बीच बीच में फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स आते हैं कि इतना साल आपको लॉक इन रखना पड़ेगा, तो वो सारे क्लोज्ड एंडेड फंड्स हैं। दूसरा चीज़ आपको जानना चाहिए, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स क्या है। इक्विटी फंड्स जो नाम से पता चल रहा है तो कंपनी के स्टॉक्स में, कंपनी की इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करती है। वो रिस्की बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो पहले से ही डिक्लेयर करते हैं कि रिस्क ऑलरेडी एसोसिएटेड है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है HDFC इक्विटी फंड, जिसमें बहुत सारा परसेंटेज, मोर देन 70-80% इक्विटी में ही लगा है। नेक्स्ट चीज़ है डेट फंड, और एक टाइप का म्यूचुअल फंड है जिसमें सिक्योरिटीज सिर्फ बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहता है या फिर फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट रहती है, फिक्स्ड इंटरेस्ट जो देती है। जैसे कि बहुत सारे कॉर्पोरेट डिबेंचर्स हुए जो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है हर साल का, तो वो उन डिबेंचर्स में जो इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड, उसे हम कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है SBI मैग्नम गिल्ड, जो प्रीडोमिनेंटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। तीसरा है हाइब्रिड, उसका मतलब उसमें इक्विटी का भी कुछ पोर्शन है और डेट का भी पोर्शन है। जैसे 50-50 निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड में 50% इक्विटी में इन्वेस्टेड है और 50% ऑलमोस्ट डेट में इन्वेस्टेड है, तो इसमें आपका रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है और रिटर्न्स भी अच्छा देता है। तीसरा कैटेगरी आपको जानना चाहिए वो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप मतलब देश में जितने भी कंपनीज़ हैं, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दें तो ऊपर के सबसे बड़े बड़े कंपनीज़ जो 100 कंपनीज़ हैं उसे हम लार्ज कैप कंपनीज़ कहते हैं। तो लार्ज कैप फंड्स में क्या होता है, उन्हीं कंपनीज़ में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है। जैसे कि एग्जांपल HDFC टॉप 100। नेक्स्ट है मिड कैप, जो अपने मतलब जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन
असेंडिंग ऑर्डर में बीच में आता है, 100th कंपनी से 250th कंपनी, तो उसे हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हो गया SBI मैग्नम मिड कैप। और तीसरा है स्मॉल कैप। 250th कंपनी, 251st कंपनी से जो नीचे के सारे कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, उसे हम स्मॉल कैप फंड्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हुआ कोटक स्मॉल कैप। तो ये 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक स्कीम डायग्राम दिखा दिया है जिससे आप बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आप समझ जाओ, क्योंकि ये बेसिक है इसलिए मैं हर किसी को डिटेल से नहीं एक्सप्लेन करा रही हूँ। लेकिन आपको अगर इन सब का डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए ताकि मैं अगले वीडियो इसी पे बनाऊँ। जिस तरह से सारे बैंकों को हमारे देश में RBI रेगुलेट करता है और सारी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनको सेबी रेगुलेट करता है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एम्फी क्या है? एम्फी जैसे हमारे देश में नास्कॉम है जो IT कंपनीज़ को एक बॉडी है, और CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, जो सारी कंपनियों का हमारे देश में एक बॉडी है। उसी तरह एम्फी है सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनियों का एक एसोसिएशन। एम्फी का काम है वो रेगुलरली मंथली या 6 मंथ या एनुअली वो बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करती है फंड्स के परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। तो ये वेबसाइट में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मदद करेगा। आप सब जानना चाहते होंगे कि म्यूचुअल फंड कंपनियाँ क्या रातों रात गायब हो सकती है? तो उसके लिए समझने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में अलग अलग हिस्से हैं जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जैसे कि AMC हुआ, कस्टोडियन हुआ, स्पॉन्सर हुआ और ट्रस्टी हुआ। तो इन सब का काम अलग अलग है और ये एक दूसरे से लिंक नहीं है, अलग अलग एंटिटी है। तो AMC का काम है सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करना। आप जो भी पैसा देते हो वो पैसा सही जगह पे लगाने का काम उनका है, उससे आगे वो कुछ नहीं करती है। नेक्स्ट हो गया कस्टोडियन। कस्टोडियन का काम हुआ जो भी फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है पैसा, उन सब का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो स्टॉक्स हो सकता है या फिर जो बॉन्ड्स हो सकता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, तो वो एसेट्स को होल्ड करने का काम है कस्टोडियन का। तो अगर कोई कंपनी गायब होना भी चाहती है तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से अलग है। तो बिना कस्टोडियन के AMC का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है स्पॉन्सर। अगर एग्जिट करना चाहता है म्यूचुअल फंड से तो वो नहीं कर सकता है जब तक वो नया स्पॉन्सर नहीं लाता है, और वो स्पॉन्सर सेबी को ज़रूर मंजूर होना चाहिए। तो ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस है जो ये इंश्योर करती है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां रातों रात गायब ना हो सके। है कि इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में कैसे शुरू कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है आप अपना KYC करवाइए। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर्स। KYC आप कैसे करा सकते हो? अगर आप कोई म्यूचुअल फंड हाउस जा सकते हो या फिर आप कैम्स के ऑफिस में जा सकते हो, तो वहाँ पे आप अपना KYC करा सकते हो। अदरवाइज़ एक छोटा सा ट्रिक ये है कि बैंक्स में जाके आप एक 500 रुपये का SIP करवाइए। मिनिमम पीरियड नहीं है, आप 1 साल करा सकते हो या फिर 6 महीने भी करा सकते हो। तो उतना करा के आप अपना KYC करवा लीजिए। उसके बाद आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बिना बैंक के थ्रू आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप रेगुलर भी करा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है KYC करवाने के बाद आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑफलाइन का मतलब है आप फिजिकली वो ब्रांच में जाके एप्लीकेशन भरते हो। आजकल ये बहुत ही रिडंडेंट हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोग घर बैठे ही कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग फिजिकली अप्लाई करना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड हाउसेस में जा सकते हैं, रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड हाउसेस, या फिर वो कैंप्स या कार्वी ऑफिस में जाके इन्वेस्ट करा सकते हैं। दूसरा चीज़, आप अगर एडवाइज़र के थ्रू या फिर ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कराना चाहते हो, जैसे कि बैंक्स या पोस्ट ऑफिस या डायरेक्ट एजेंट्स या फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो भी आप करा सकते हो। वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन ऑप्शन देख लीजिए, बहुत ही कन्वीनियंट है। घर बैठे ही आप अपने लैपटॉप में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सुविधा दी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हाउसेस का सबका अलग अलग म्यूचुअल फंड ऐप है। आप SBI ले लीजिए, आप HDFC ले लीजिए या फिर ICICI प्रू भी ले लीजिए। तो इन सब का अपना अपना ऐप है, आप मोबाइल में डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट, आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, जैसे ग्रो, स्क्रिप्टबॉक्स या फंड्स इंडिया, जहाँ पे आप डायरेक्ट ऑप्शन से इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी ब्रोकर का एडवाइस लिए। तो उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम आता है, उसमें आपको
बहुत अच्छे रिटर्न्स भी आते हैं। आप कंपेयर करके आप देख सकते हो कि आप अगर डायरेक्ट में करते हो तो आप कितना पैसा बचाते हो या आपको कितना अच्छा रिटर्न आता है। अगर आप रेगुलर में करते हो तो आप कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भरते हो उस म्यूचुअल फंड स्कीम में। नेक्स्ट आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं या फिर बहुत साल पहले किया होगा, तो उन लोग का डीमैट अकाउंट एग्जिस्टिंग है। तो अगर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप उसी के थ्रू बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कर सकते हो, डायरेक्ट में भी और रेगुलर स्कीम में भी। चौथा है MF यूटिलिटी। ये एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें 39 AMC पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवा के आप इमीडिएटली उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो में कोई भी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आया या फिर आपको कोई क्लैरिटी का ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। तो फिर मिलते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।